आज से पीएफआई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2 पूरा हो गया है। 200 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग हिरासत में हैं। अब अगला कदम पीएफआई को बैन करने का होगा, लेकिन उससे पहले अदालत के लिए सबूत इकट्ठा किए जाएंगे ताकि पीएफआई पर लगे आरोपों को पुलिस कोर्ट में सही साबित कर सके। 25 साल बाद यह तय होना है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा या फिर मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। दो विजन है। एक के मुताबिक भारत विकसित राष्ट्र होगा, जबकि पीएफआई कह रही है कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। मुस्लिम राष्ट्र का सपना देखने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के आगे पीछे की पूरी कहानी हम आज आपको बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि पीएफआई ने कैसे गांवों में ऑक्टोपस की तरह जड़ें फैला ली थी, ताकि आपको समझ में आए कि देश के दुश्मन कैसे हैं और उन पर जो एक्शन हो रहा है वो कितना जरूरी था। बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, 12 राज्य, 100 जगह रेड, 200 अरेस्ट, एनआईए का इशारा, एटीएस और पुलिस का छापा। मिडनाइट अटैक पार्ट 2। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कुछ दिन के भीतर दोबारा छापे हैं। पीएफआई का दावा है कि वो देश की भलाई के लिए काम करता है, वो देश के हर नागरिक के लिए काम करता है, वो धर्म जाति के नाम पर भेद नहीं करता। लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि पीएफआई के पीछे एनडीएफ और उसके पीछे सिमी और उसके पीछे ब्लास्ट करने वाली इंडियन मुजाहिदीन के तार जुड़े हुए हैं। पीएफआई मुखौटा है। एजेंडा भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है। योगी मोदी को हटाना है, आरएसएस को मिटाना है, सरकार में जासूस बिठाने हैं, देश के मुसलमानों को गुमराह करके हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना है, हिंदू, दलित और पिछड़ों को पीएफआई में लाकर विधानसभा और संसद में पहुंचना है, भारत को गजवाए हिंद बनाना है और पूरी दुनिया में एक बड़े झूठ का प्रचार करना है कि भारत में मुसलमानों की हालत खराब है। फिर मुसलमानों की मदद के नाम पर पैसा इकट्ठा करना है और उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम सुधार के नाम पर भोले भाले मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना है, सांप्रदायिक जहर फैलाना है। अब तक हुई जांच के बाद जो ट्रेंड सामने आए हैं, उसके आधार पर सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पीएफआई देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अपना काम करने का तरीका बनाती है और चुपचाप लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। पीएफआई पर सामने आ रही इन जानकारियों की इंडिया टीवी ने जमीन पर जांच की है। अब हम आपको वो जांच रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के सीमांचल इलाके में पड़ने वाले जिलों अररिया, कटिहार और पूर्णिया से। दीवारों पर दर्ज है, मुंह पर चुप्पी है। पीएफआई के लोग भी यहाँ पर आते होंगे, वो क्या कहते हैं? वो सब कोई नहीं आता है, ऐसे बस बच्चा सा आया, पढ़ाया, चला गया, बस हो गया। तो इसके लिए जमीन जब आपने दी तो जिसने मांगी जमीन, उसके बारे में आपने पता किया होगा ना कि ये कौन लोग हैं, क्यों जमीन मांग रहे हैं, कहाँ के लोग? यहाँ तो ऐसा है नहीं, हम लोग यहाँ सब ठीक है। तो पीएफआई के लोग इधर आते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं। यहाँ पोस्टर वोस्टर कोई नहीं लगा है, हम लोग नहीं जानते हैं वो सब बात। उधर पता कीजिए न, दुकान और भी आएगी, वो पढ़ा लिखा सब आदमी समझे। सुने हैं पर उतना ध्यान नहीं। तो लोग वोट मांगते होंगे ना कभी आके? वोट तो कभी हम लोगों से मुलाकातें नहीं हुआ तो वोट कहाँ से? नाम को मालूम नहीं है। आप चाचा जानते हैं? हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है बाबू, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। पीएफआई का नाम तो सुना होगा ना? ना, पीएफआई को जानते हैं? जी ना, हम कुछ नहीं जानते। एसडीपीआई जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते? एक सच्चाई, कोई हाँ कोई ना, आखिर क्यों?
यहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है? क्या दीनी तालीम होती है क्या? देना और जो स्कूल में जो पढ़ाई होता है वही सब है इसमें। यहाँ पैसे लगते हैं? हाँ, पैसा भी लगता है। तो क्या पढ़ाई होती है इसमें? हिंदी इंग्लिश यही सब पढ़ाई पड़ती है। दीनी तालीम? हाँ, दीनी तालीम बहुत कम होता है। ये कहीं PFI लिखा है, क्या है ये? ये तो पढ़ाई हो रहा है, EDPI पढ़ाई कर रहा है हम सब बस्ती में। मदद खुलेआम, प्रचार गुप्त क्यों? आपको कह दिया है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। बस 15 दिन का ही क्या 10 दिन का मेरा रिश्ता था और उसके बाद हमारा रिश्ता। देश विरोधी की बात है, अभी तक तो किसी से साबित नहीं हुआ कि ये देश विरोधी में है। PFI पर विश्वास, पुलिस पर अविश्वास। प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? नहीं, प्रतिबंध तो हम समझते नहीं लगना चाहिए। अरे लफड़ा लग गया था, स्कूल बंद हो गया। ये लफड़ा मतलब ये फुलवारी शरीफ वाला जो मामला आया, PFI वाला? हाँ, PFI वाला लफड़ा ना? कौन लफड़ा? यही सब जो हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है? पकड़ दकड़ सुनते हो रहा है। छापा पड़ते ही मदद और स्कूल बंद क्यों हो गए? नदवी साहब का ये घर है, तो कैसे कुछ बताएंगे कि क्या करते हैं ये? नहीं बता रहे, हैं? नहीं बता, कुछ बताना नहीं चाहते आप? नहीं बता रहे। PFI की सदस्यता की पर्ची क्यों नहीं है? मेंबर भी बनाते होंगे ना, कोई रसीद कटती होगी मेंबरशिप की? नहीं, ऐसा कुछ रसीद के बारे में जानकारी नहीं है हम लोगों को, अगर होती तो बोलते हैं। करेगा, ये देश आजाद है, किसी का बाप का देश थोड़ी है। और जैसा मर्जी वैसा चलेगा। अब आपको बोलेंगे हमारा बात मानिए तो आप थोड़ी मानिएगा। एक मकसद के लिए कई संस्थाएं क्यों बनाई गईं? PFI पर कानूनी एक्शन का विरोध क्यों हो रहा है? ये देश आजाद है, किसी का बाप का देश थोड़ी है। और जैसा मर्जी वैसा चलेगा। अब आपको बोलेंगे हमारा बात मानिए तो आप थोड़ी मानिएगा। टीवी में जो देखने को मिलता है या फेसबुक पर, उसमें जो है कि ये सरकार बता रही है कि ये आतंकवादी संगठन है ना। आपको तो देखा कि बिहार का DGP ने कहा कि ये अगर आतंकवादी है तो कहेंगे आपका RSS भी जो है कि आतंकवादी है, लेकिन उस पर जो है कि BJP वाले भड़क गए। तो रह गया अगर उनकी बात किया जाए, वो लट्ठी डंडा लेकर के सब कुछ कर रही है तो वहाँ दुरुस्त है। और जो है कि अगर मुस्लिम विंग से अगर कुछ कर रहा है उस तरह के समाज के लिए तो वो बुरा है। PFI सही तो धमकी वाली चिट्ठी किसकी? PFI देश का तो छापे के खिलाफ केवल मुस्लिम क्यों? इन सवालों की तहकीकात से पहले हम आपको बता दें कि PFI के जिन इलाकों में हम जांच के लिए पहुंचे, वहां जाने पर हमें पता चला यहां मुसलमानों की संख्या का औसत ज्यादा है। अररिया में मुस्लिम लगभग 43% है, पूर्णिया में 39% और कटिहार में 44। अब हम आपको सबसे पहले अररिया ले चलते हैं और फिर कटिहार, जहां मुस्लिमों की आबादी करीब 43 और 45% है। यहां सबसे पहले PFI पर लोगों की जानकारी का टेस्ट देखिए। ये PFI के लोग जब भी इधर आते हैं तो किस तरह से आप लोगों से जुड़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्या बांटते हैं? पहले ऐसे केवल 5 साल 7 साल पहले जो आए थे उसमें काम करते थे, गरीबों के बीच कुछ वितरण हुआ था। उसके बाद वही सामान, कुछ खाने पीने का किट वगैरह, ऐसे केवल 5 साल पहले। उसके बाद से अभी तक कोई है नहीं हो रहा है, इधर कोई चहल पहल भी नहीं होना। हम लोग यहाँ सब ठीक है। तो ये PFI के लोग इधर आते हैं कभी? नहीं, कभी नहीं। उनकी जो गतिविधियां हैं उस पर कई सवाल उठ रहे हैं, और जो NIA की जांच में बातें सामने आई है, तो क्या आपको लगता है कि इससे तो एक बेवजह बदनामी भी हो रही है? बदनामी हो सकती है अगर ऐसा होगा हम लोग यहाँ भी। तो उनकी गतिविधियों की जो जांच हो रही है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर मजहब के नाम पर अगर इसको अगर उलझाना अगर कोई चाहता है तो वो गलत है। फिर हम लोग इसके साथ नहीं हैं। हम लोग सब मिल करके रहते हैं, शुरू से हैं और मिलकर रहेंगे। इसके खिलाफ हैं हम लोग। बड़े गांव में बदनामी हो रही है? जी बिल्कुल, हाँ, ये हर कौम की बदनामी है। अगर जो काम अगर वो सोच रखती है, लड़ने की सोच रखती है, तो फिर हम लोग उसके खिलाफ हैं, हम लोग साथ नहीं हैं। इधर आते हैं उनके लोग प्रचार प्रसार करने? हाँ? नहीं, हम बाहर में थे। जी, हम बाहर में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं इधर कैसे अपना लोगों को जोड़ रहे हैं, किस तरह से आप लोगों तक पहुंचते हैं, वो लोग क्या कहते हैं जब आते हैं? तो उसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है, किसी और से पूछ लीजिए।
नहीं, यहाँ तो कई बार स्कूल का बैग उन्होंने बांटा है, कई बार। मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, अच्छा, बाहर रहते हैं। आप बाहर रहते हैं? हाँ। आप रहते हैं यहाँ पे? रहते लेकिन जानकारी नहीं हम। नाम सुना है पीएफआई का? हाँ जी, हमारा घर बड़वा है, मटेरी के हम तो यहाँ पे दवाई लेने गए हैं। पीएफआई का नाम सुने? नहीं सुने। कोई नहीं लगा है, हम लोग नहीं जानते हैं वो सब बात। उधर पता कीजिए न, दुकान और भी आएगी, वो पढ़ा लिखा सब आदमी समझेगा। लेकिन जो बातें आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है, एनआईए की जांच हो रही है, उसमें जो तथ्य आ रहे हैं, उसमें तो ये पता चल रहा है ना कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, किस तरह से ये ट्रेनिंग देते हैं, कट्टरता बढ़ाते हैं। ये सब नहीं है अच्छी बात ना? हाँ, ये बात तो सही है, बात सही नहीं है। क्या? तू ना पता छो ना? आप भी नहीं सुने पीएफआई का? समझ भी नहीं करते हम लोग साफ है, वो सब बातें नहीं लिखा आदमी है, उधर दुकान है, इधर है। फ्रंट ऑफ इंडिया नाम सुने होंगे ना? उनके लोग जब यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं, किस तरह से उनका जो प्रभाव आपको लगता है बढ़ा है इस इलाके में? वो जो है कि हमको मालूम नहीं है, हमको नहीं है मालूम। नहीं मालूम है? पीएफआई का नाम सुने हैं ना? सिर्फ ये सुने हैं। क्या सुना है? ये पर्पल फ्रंट इंडिया जो है कि वो एक पार्टी है। तो आप लोग के बीच उनके लोग आते हैं तो क्या कहते हैं? हमको मालूम नहीं, हम देखो नहीं किए। तो ये बच्चे बता रहे हैं बैग बांटते हैं, सामान बैग बांटा था पहले। वो बच्चे सब जो है, बच्चे सबको, ये मदरसा वाला बच्चा को है ना, उसी में ये मदरसा वाला बच्चा जो पढ़ता है ना, छोटा छोटा, उसी में छोटा सा बच्चा को दिया था। क्या दिया था? वही व्यक्ति हम देखे हैं कि नहीं दिया है। नदवी साहब का ये घर है, तो कैसे कुछ बताएंगे कि क्या करते हैं ये? नहीं बता पाएंगे, नहीं बता, कुछ बताना नहीं चाहते आप? नहीं बता। इन लोगों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग पीएफआई के बारे में जानते तो हैं, लेकिन बात करने से बच रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस पर बात करना खतरे में डाल सकता है। बिहार के सुदूर गांव में भी पीएफआई पर पड़े छापों की पूरी जानकारी है। इसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर पीएफआई का बिहार में मॉडल क्या है, वो लोगों से जुड़ने के लिए क्या करती है। कौन चलाता है इस स्कूल को? केरला वाला चलाता है। अच्छा, हाँ जी। केरल से लोग आए थे स्कूल शुरू कर? उद्घाटन में आया था, उद्घाटन में आया था, चल रहा था, उद्घाटन करके गया, फिर भी चल रहा अभी। तो ये बच्चों से क्या यहाँ फीस ली जाती है या मुफ्त पढ़ाई होती है? मुफ्त है। तो फिर इतना खर्च कहाँ से आता है? मुफ्त पढ़ाई पढ़ाता है। तो फिर स्कूल का खर्च कैसे चलेगा? जो टीचर हैं उनको पैसे मिलते होंगे, वेतन दिया जाता होगा ना, तो ये सब कैसे मैनेज होता है? तो केरला वाला करता है, केरला वाला करता है। केरल का आदमी यहाँ जो कि हाट में आके स्कूल चलाता है, फिर क्या वजह है इसकी? इसकी वजह है कि बच्चा सब जो है पढ़ेगा, जो है गरीब, यहाँ गरीबी देश है, इसीलिए। जमीन आप लोगों ने दान में दिया? नहीं, पढ़ाई होता है। नहीं, जमीन आप लोगों ने दिया है? हाँ। आपकी? अच्छा, तो इसके लिए जमीन जब आपने दी तो जिसने मांगी जमीन, उसके बारे में आपने पता किया होगा ना कि ये कौन लोग हैं, क्यों जमीन मांग रहे हैं? कहाँ के लोग? जमीन गरीब मुस्किन बच्चा तालीम हासिल करती। कहाँ के बच्चे इसमें? यही गांव का बच्चा पढ़ाई करता है। तो आपने जमीन डोनेट किया, उनको दान दे दिया? हाँ। पीएफआई के लोग जब यहाँ आते हैं तो क्या क्या बांटते हैं, और मदरसे के जो बच्चे हैं उनको क्या देते हैं? मदरसे के बच्चे नहीं देते, सब बच्चे को देते हैं। क्या बांटते हैं? बैग वैग बांटते हैं, और जो हम बोले ना, जो गरीब है उसको खाना वाना ये चावल देता है, गेहूँ देता है, और बहुत सारा सामान देता है, जैसे फल फ्रूट, जो जिसमें मौका आता है, जिसका टाइम, वो सब सामान पहुंचाते हैं लोग। कैसे काम करता है यहाँ? क्या क्या ऐसी चीजें आपके सामने रखता है जिसके कारण आपको लगता है कि पीएफआई आपके लिए बेहतर सोचती है? इसी तरह लग रहा है कि जैसे कि बान पीड़ित आया तो पीएफआई के लोग जाते हैं और उसका मदद करते हैं, और जैसे कि कहीं भी कोई घटना हुआ तो उसका बारे में जो कि जानकारी लेती हैं कि क्या हुआ, क्या सही है, क्या गलत है। गरीब का मसीहा है, यही समझ। गाँव में बाहर के लोगों की मीटिंग वगैरह होती है कभी? इस तरह तो नहीं दिखे हैं सर हम लोग, जो बाहर के लोगों का आना जाना यहाँ होता होगा? नहीं, उस तरह का नहीं दिखे हैं। हम लोग बाहर में रहते हैं, लेकिन जितना दिन घर में रहते हैं तो बाहर का आदमी को देखे नहीं है कि आता जाता हुआ। ये जो बच्चे सब हैं, क्या पीएफआई से जुड़े जो स्कूल है उसमें ये लोग पढ़ते हैं? जी, रिहाब सेंटर में इस तरह से पढ़ते हैं बच्चे सब। तो सरकारी स्कूल भी तो है यहाँ पे? सरकारी स्कूल भी पढ़ते हैं सर। तो
उन स्कूलों में न जाकर एक संस्था के स्कूल में जाने की वजह? वो स्कूल में जाते, वहाँ टीचर पूछ लीजिएगा सरकारी स्कूल में, वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। मदद को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि मदद करते हैं, कुछ ने कहा नहीं करते हैं। लेकिन एक बात बार बार आई कि वो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उसका सच भी देखिए। कुछ लोगों ने कहा कि वो सिर्फ पढ़ाते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो धार्मिक शिक्षा भी देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रिहैब फाउंडेशन पीएफआई के लिए लोगों के दिए दान की जमीन पर स्कूल खोलती है। तो क्या अलग अलग संस्थाओं के चेहरे हैं, लेकिन मकसद एक है? क्या ये मॉडल इसलिए क्योंकि अगर एक संस्था पर पाबंदी लगे तो मूवमेंट रुके नहीं, अलग अलग संस्थाएं उन्हें चलाती रहें? आज से केवल 5 साल पहले। उसके बाद से अभी तक कोई ये नहीं हो रहा है, इधर कोई चहल पहल भी नहीं होने। उनका जो विस्तार आखिर हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या वो लोगों की मदद के नाम पर उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, लोगों की जो है, जो भी लोग परेशान हाल होते हैं उनकी मदद करते हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, हिंदू हो या मुस्लिम, उससे कोई उनका ये नहीं है। और शिक्षा के इसमें भी वो काम करते हैं, जैसे बहुत सारा उनका ये चलता है, रिहाब के नाम से चलता है, रिहाब फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन के नाम से चलता है। उसमें जो है बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं, तो शिक्षा के मैदान में भी अच्छा काम करती है वो लोग, तो इसकी वजह से लोग उससे जुड़ते हैं और कोई ये नहीं है। इन्हीं लोगों से जो है, जो मेंबर होते हैं उन्हीं से पैसे लेती है, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये, फिर उसी से जो है लोगों की मदद करती है। उसके अलावा गाँव में घूम घूम कर चंदा इकट्ठा किया? हाँ, वो तो जैसे मदारिस का चलता है वैसे ही चलता है। कुछ भी पैसा नहीं लिया? नहीं, कुछ नहीं, पैसा तो जो है तनख्वाह सरकार से देती है। अच्छा, हाल के दिनों में कुछ चंदे वसूलने की बात आई कि चंदा लिया गया सारे पेरेंट्स से, मतलब माँ बाप से? नहीं हुआ। बच्चों से क्या यहाँ फीस ली जाती है या मुफ्त पढ़ाई होती है? मुफ्त है। इस तरह के स्कूल भी कहीं कहीं बंद हो गए हैं। यहाँ कुछ लोग हमसे बात करते हैं। ये बताइए, स्कूल क्या बंद हो गया है? नहीं बंद हुआ है। अच्छा, तो अभी तो आप बता रहे थे बंद हो गया, चल रहा है। लेकिन हमने ये पाया कि जब से छापे पड़े हैं, या फिर यूं कहें कि जब से पीएफआई का फुलवरिया शरीफ मॉड्यूल पकड़ा गया है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। मदद करना है तो छापों के बाद फरारी क्यों है? महबूब नदवी का गांव है, उसी गांव में देखिए रिहैब इंडिया फाउंडेशन का एक स्कूल भी है, और जहां भी पीएफआई के नेता हैं या जहां उनकी पकड़ है वहां पर इस तरह के स्कूल हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ भी आप देखिए एक स्कूल रिहैब इंडिया फाउंडेशन का, लेकिन ये स्कूल बंद हो गया है। दरअसल जब से ये फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ और उसमें पीएफआई के नेताओं की तलाश पुलिस करनी शुरू की, उसके बाद से इस तरह के स्कूल भी कहीं कहीं बंद हो गए हैं। अरे लफड़ा लग गया था, स्कूल बंद हो गया। ये लफड़ा मतलब ये फुलवारी शरीफ वाला जो मामला आया, पीएफआई वाला? हाँ, पीएफआई वाला लफड़ा ना? कौन लफड़ा? यही सब जो हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है? पकड़ धकड़ सुनते हो रहा है। स्कूल में बच्चे यहीं के पढ़ते होंगे ना? हाँ, पढ़ रहा था, देखो से बंद है। अच्छा, ये जब से ये पीएफआई वाला मामला सामने आया है तब से बंद है? ना, इधर ये मोटामोटी 15 रोज से बंद है। अच्छा, पढ़ रहा था। पहले क्या स्कूल में टीचर वगैरह कहाँ के रहते थे? वो इलाका से गाँव घर का। अररिया में घूमते हुए हमें पता चला कि पीएफआई का विंग कहे जाने वाला एसडीपीआई लोगों को चुनाव में उतारता है, उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी देता है। पीएफआई ने अपने साथ जुड़े कई विंग का भी विस्तार करने की कोशिश की है। पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, और एसडीपीआई के दफ्तर भी अलग अलग जगहों पर हैं। ये अररिया का जोकीहाट इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका, और यहाँ इसी घर में एसडीपीआई का दफ्तर चला करता था। ये वो कमरा है जिसमें एसडीपीआई का कार्यालय था, और एसडीपीआई अपने उम्मीदवारों को चुनाव भी लड़वाती है। ये देखिए, जोकीहाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, और ये इनका चुनाव चिन्ह ऑटो और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसी तरह एक दूसरा कमरा है, यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन जब से पुलिस की दबिश बढ़ी है, एनआईए ने जांच पड़ताल शुरू की है, उसके बाद इस तरह के दफ्तर हैं जो बंद होने शुरू हो गई। जो चुनाव हुआ इस बार विधानसभा का, तो दफ्तर भी यही था, इससे पहले भी था और कुछ दिन बाद भी रहा है, लेकिन अभी तो फिलहाल ये दफ्तर नहीं है।
जब से एनआईए की दबिश बढ़ी है, जांच पड़ताल शुरू हुई, छापेमारी शुरू हुई, उसके बाद से ये लोग क्या दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, उसके बाद से दिखाई नहीं दे रहे। से चुनाव एसडीपीआई का उम्मीदवार जो लड़ा था, कितने वोट आए, कौन था? ये उनको लगभग समथिंग 2000 वोट आया है। वो थे शब्बीर साहब। इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ 2020 का, शब्बीर मास्टर नाम है उनका, कुमिया गांव निवासी है वो। चुनाव के दौरान जब जाहिर है एसडीपीआई अपने उम्मीदवार उतारती है तो फिर आप लोगों को मदद भी करती होगी, आर्थिक मदद हो चाहे हर तरह की मदद हो। हमको तो डायरेक्ट कुछ भी मदद नहीं किया, पोस्टर बैनर ये सब हमको दिया, बाकी चीज नहीं दिया। एक आध बार जो है कि यहाँ मीटिंग किया, जो एक आदमी बाहर से आए थे बंगलोर से, वो आकर अपनी बात वो कह रहे थे कि हमारे जो है कि लोग जो है कि जो लोग भी हैं हमारे यहाँ, कहने का मतलब जो पीएफआई का जो है कि जो मेंबर है, सदस्य है, वो एक पैसा नहीं लेगा। लेकिन मैं कहा कि चूंकि मैं भी जो है कि कई एक चुनाव में लड़ा हूँ, लड़वाया हूँ, तो मुझे अनुभव है कि बिना पैसे का एक आदमी भी काम एक चुनाव में नहीं करता है। लेकिन उनको फेथ था कि हमारा आदमी काम करेगा, एक भी आदमी काम नहीं किया, ना किसी को जो है पेट्रोल दिया गया, ना एक जो खर्च दिया गया, उस हालत में कोई काम नहीं किया। इसी बातचीत के दौरान हमें ये पता चला कि पीएफआई के स्टेट प्रेसिडेंट महमूद नदवी का गांव पासी है, हसनगंज। हम यहां पहुंचे तो जगह जगह दीवारों पर एसडीपीआई और पीएफआई लिखा मिला। उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी मिली। महमूद मदनी के पिता मिले। उन्होंने बताया कि उनके 11 बच्चे हैं। पीएफआई बिहार प्रेसिडेंट महमूद नदवी सबसे बड़े हैं, लेकिन अभी वो कहां हैं पता नहीं। गांव वालों ने बताया कि पीएफआई से जुड़ने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। पीएफआई के जिस सबसे बड़े नेता की तलाश है उसका नाम है महमूद नदवी। स्टेट प्रेसिडेंट है महमूद नदवी और ये कटिहार के हसनगंज में रहता है। मेरे ठीक पीछे जो आप घर देख रहे हैं यही नदवी का घर है और एनआईए की टीम यहाँ पर पहले भी आ चुकी है, लेकिन जब से एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है उस समय से नदवी यहाँ से फरार हैं। नदवी के परिवार से उनके पिताजी हैं? जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? एनआईए जिस तरह से पूरे मामले की जांच कर रही है, आपके बेटे पे जो आरोप है उस पर क्या कहेंगे? ये तो झूठ मूठ का इल्जाम है जी। पीएफआई से कब जुड़ा आपका बेटा? ये मुझे मालूम नहीं, बाकी आपके घर पे तो नहीं है और कहाँ है हमें मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मोदी साहब आ रहे हैं, उस सिलसिले में कोई भी जो है इसका कोई स्कीम है नहीं। इनका काम अलग है, इनका काम अलग है, ये अपना अपना काम से गतिविधियों को देखते होंगे ना, बेटे की एक्टिविटीज को देखकर आपको कभी लगा कि वो इस तरह की चीजों से जुड़ा हुआ है? ना, ऐसा नहीं है, ऐसा तो हरगिज नहीं है, ऐसा तो हरगिज नहीं है। जो हमारे जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आप क्या करते हैं? मैं अब घर ही में रहता हूँ। पहले मैं पढ़ाता था, लेकिन अब कमजोर होने की वजह से अब घर ही में रहते हैं। आपके और बाकी बच्चे कितने? 6 बच्चे, लड़के 6 हैं और 5 लड़की है। इस गांव में हमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन का बनाया स्कूल मिला, जिसमें गांव के विकास का प्लान भी छपा था। यहाँ स्कूल था वो भी बंद और दीवारों पर एसडीपीआई लिखा था। 2 जिलों में लोगों से बात करने और मिलने पर 2-3 बातें बहुत साफ समझ में आई कि लोगों को पीएफआई पर भरोसा है, सरकार की बात पर नहीं। ना, हम लोग तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन ये सब तो गलत काम कर रहा है। सही काम को मैंने ये कर रहा है सरकार, ये काम नहीं होना चाहिए। पीएफआई क्या आपको लग रहा है सही काम कर रहा है? भलाई कर रहा है, इसका मिटाने चला है। बदनामी की बात कौन सोचता है, कौन कहता है ऐसा? अब कोई साबित करके दिखा सकता है? कौन कह सकता है? मुसलमान की जो बदनामी होती है कौम की, कौन ऐसा साबित करके दिखाता है? कोई जांच हो रही है कहीं से आपको दिखाई में आ रहा है? तो देखिए, ये जो कुछ होता है उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, कोर्ट उसके लिए फैसला सुनाएगा। उसके लिए सब कुछ मौजूद है, कानून कायदा है, सुविधा है। जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनके जो संविधान के ऊपर जो चलेंगे हम सब, इसके ऊपर तो बदनामी की तो बात आती ही नहीं। बिल्कुल आप बदनाम नहीं होंगे, ये कैसे बदनाम होंगे? आप बताइए, आपको क्या लगता है जांच होनी चाहिए? जी, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जो बिना काम का नहीं, जो सब कुछ सही है वो सही है वही करना है। उसकी जांच करके ने जो है सो सही गलत का जो है सो उसका ये करके फैसला लेना चाहिए। हमारे कहने से या ना कहने से थोड़ी बनेगा वो कुछ, हम तो वो कुछ कह नहीं सकते। जो संविधान है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो लिखा है
उस तरीके से चलना चाहिए सब कुछ। वो चूंकि दावा ये करते हैं कि हमारी पकड़ जो है मुसलमानों के बीच में है, हम जो है मुस्लिम समाज की रक्षा करते हैं, तो इस वजह से वो कौम भी बदनाम हो जा रहा है। नहीं सर, अभी तक इसके खिलाफ कोई सबूत पहली बात तो नहीं मिल पाए हैं। सिर्फ आपके कहने से या किसी कुछ लोगों के कहने से या एनआईए के कहने से किसी के ऊपर बैन नहीं लग सकता है जब तक कि पूरा फुल्ली सबूत ना मिल जाए। जब तक फुल्ली सबूत नहीं मिल जाएगा किसी के खिलाफ, तब तक उसके खिलाफ जो है हम रिएक्शन ले सकते हैं या कुछ कह सकते हैं उनके खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो। इधर सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की बात हो गई है। गहलोत की कुर्सी सेफ है। ऐसा इसलिए नहीं कि सोनिया मान गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पार्टी मैनेज नहीं कर पा रही है। सोचिए, कांग्रेस में खुलकर बगावत हो गई, लेकिन 48 घंटे बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है और रिएक्शन खुलकर हो रहा है। सचिन पायलट आज भी क्यू में खड़े हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़िए, उनको मुलाकात का वक्त नहीं मिल रहा है। सोनिया की पार्टी ने 9 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार की है। एक रिपोर्ट मोदी की पार्टी ने भी बनाई है। मोदी की पार्टी का अच्छा हाल क्यों है और सोनिया की पार्टी का बुरा हाल क्यों है? मोदी की पार्टी चुनाव जीतती क्यों है और सोनिया की पार्टी चुनाव हारती क्यों है? इस रिपोर्ट से समझ में आएगा। 14 राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, बाकी सब जगह बीजेपी का झंडा है। हिंदुस्तान के मानचित्र को देखें तो गंगा, यमुना, गोमती, ताप्ती, नर्मदा, भीमा और गोदावरी नदियों का पूरा क्षेत्र भगवा रंग में रंगा है। बिहार छोड़कर पूरी हिंदी पट्टी, राजस्थान छोड़कर पूरा पश्चिम भारत और छत्तीसगढ़ को छोड़कर पूरा मध्य भारत नरेंद्र मोदी की पार्टी के साथ है। बीजेपी संभालती कैसे है और कांग्रेस बिगाड़ती कैसे है, इसे कुछ सबूतों के साथ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबूत नंबर 1, गुजरात। सबूत नंबर 2, कर्नाटक। सबूत नंबर 3, असम। सबूत नंबर 4, त्रिपुरा। सबूत नंबर 5, उत्तराखंड। और सबूत नंबर 6, महाराष्ट्र। नरेंद्र मोदी की पार्टी और सोनिया गांधी की पार्टी में क्या अंतर है, यह राजस्थान से कंपैरिजन करके देख लीजिए। मोदी मैनेज कर लेते हैं, सोनिया से कैसे मिसमैनेज हो जाता है। पहले सोनिया मॉडल देखिए, फिर मोदी मॉडल दिखाते हैं। राजस्थान में वही हो रहा है जो अशोक गहलोत चाहते हैं। जयपुर में जादूगर का ही जादू चल रहा है, गहलोत का ही स्टाम्प चल रहा है। अशोक गहलोत चाहते थे कि मुख्यमंत्री बना रहूं, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। गहलोत चाहते थे कि सचिन पायलट सीएम ना बने, उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। गहलोत को 19 अक्टूबर तक का टाइम चाहिए था, उनको टाइम मिल गया है। अब गहलोत की किस्मत का फैसला सोनिया गांधी नहीं करेंगी, बल्कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष करेगा। सवाल है कि जब सोनिया गांधी अशोक गहलोत का तख्ता पलट नहीं कर पाई, तो किसी दूसरे में कहां दम होगा। कांग्रेस में ही चर्चा आम हो गई है। हाईकमान की हनक हवा हो चुकी है। 10 जनपद की ठसक जादूगर के आगे फेल हो गई है। कांग्रेस हाईकमान का पायलट प्रोजेक्ट जयपुर में क्रैश लैंड कर गया तो सचिन दिल्ली आए। मुंह खोलने से खेल बिगड़ने का खतरा है, इसलिए सचिन पायलट ने बस हाथ जोड़ लिए। सचिन पायलट ने 2020 में आलाकमान से बगावत की थी, तब भी वो खाली हाथ रह गए थे। सचिन पायलट 2022 में आलाकमान के साथ रहे, फिर भी खाली हाथ रह गए। अशोक गहलोत के रहते सचिन पायलट का सीएम बनना अब तो नामुमकिन लगता है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सचिन पायलट से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हो पाया। सोनिया गांधी अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी अभी भी पैदल चल रहे हैं, प्रियंका गांधी अभी भी कांग्रेस की महासचिव हैं। 2 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, मगर हाईकमान एक राज्य का मुख्यमंत्री तक नहीं बदल पाया। कांग्रेस में अब इससे ज्यादा उलटबांसी क्या होगी कि हाईकमान के ऑब्जर्वर अजय माकन के खिलाफ ही एक्शन की डिमांड हो रही है। हम शुरू से एक बात कर रहे हैं
हमको अपनी बात हाईकमान तक पहुंचानी थी। हमें उम्मीद है हमारी बात हाईकमान तक पहुंच गई होगी। हाईकमान के फैसले पे कभी कोई ऐतराज की बात थी नहीं, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं। हाईकमान जो फैसला करेगा सबको अंतिम रूप से मान्य होगा। ऑब्जर्वर्स जो आए थे उसमें अजय माकन थे, उनका ये कहना था कि सबसे अलग अलग वो बात करना चाहते थे और वो हाईकमान की तरफ से ही निर्देश दिया गया था। देखिए, हमने उनसे कभी इस बात की आपत्ति नहीं करी। हमारी बात को उन्होंने किस रूप में समझा ये मैं नहीं जानता। हमने अपनी बात उनको स्पष्ट रूप से कही थी और वो हमने कहा था आप उन्होंने कहा था कि भाई अलग अलग भी हम बात कर लेंगे। तो हमने कहा एक बार सामूहिक बात कर लीजिए, उसके बाद जो अलग अपनी बात कहना चाहेगा वो अपनी बात अलग कर देगा। हम किसी को अलग बात करने से रोक नहीं रहे। सोनिया गांधी जो नहीं कर पाई उसे नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से कैसे कर देते हैं। पिछले 12 महीने में ही मोदी ने कम से कम 6 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए। गुजरात में तो मोदी ने पूरा का पूरा घर ही बदल दिया। पिछली सीट पर बैठे भूपेंद्र पटेल को अगली कतार में लाकर मुख्यमंत्री बना देना, यह फैसला मोदी ने लिया, लेकिन कहीं कोई बगावत नहीं हुई। कर्नाटक में बासवराव बोम्मई चीफ मिनिस्टर बनाए गए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारे जा रहे येदियुरप्पा ने ही उनका सम्मान किया। असम में सर्बानंद सोनोवाल ने अपने हाथों से अपनी कुर्सी हेमंता बिस्वा शर्मा को दी और उनके माथे पर छत्र उड़ाया। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल तो ताजा ताजा है। देवेंद्र फडणवीस के राज तिलक की तैयारियां हो चुकी थी, मगर जब दिल्ली से एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का ऑर्डर गया तो देवेंद्र फडणवीस ने अच्छे कार्यकर्ता की तरह उसे मान लिया। यह होता है मैनेजमेंट, जिसमें मोदी की पार्टी को महारत है। हर तरफ से रिपोर्ट ली जाती है, हर पॉसिबिलिटी पर विचार होता है, बगावत बर्दाश्त नहीं की जाती और मेहनत का हमेशा रिवॉर्ड मिलता है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी चेंज किया। नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता बाहर कर दिए गए, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। येदियुरप्पा जैसे बुजुर्ग नेता को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया गया तो भी कहीं से विरोध नहीं हुआ। कर्नाटक में सीएम बनाए गए बोम्मई ने भी येदियुरप्पा को अपना लीडर माना। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसने पहले पंजाब को आपस में लड़ झगड़ कर गंवा दिया और अब जो मर्जी में आए वो फैसला करके राजस्थान को कुर्बान कर रहे हैं। हम नहीं लड़ना चाहते दिल्ली से। सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, उनको मां के बराबर दर्जा देता है हर कांग्रेस का कार्यकर्ता। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता है, हम तो जमीन के आदमी हैं। हमारी इतना बड़ा तो हम तो संघर्ष करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाकी लोग बहुत बड़े हैं, उनकी एरोगेंसी चल रही है, उनका घमंड चल रहा है, मीडिया में उनके नाम लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि इन्हीं के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी। कमाल हो गया। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। लोग सड़कों पर अपना खून पसीना बहाकर जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी की पार्टी में कोई चेंज होता कैसे है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले नरेंद्र मोदी रिपोर्ट लेते हैं और किसी लॉजिक तक पहुंचते हैं। फिर संगठन में उस पर चर्चा होती है, चर्चा करके संगठन में सहमति बनाई जाती है। इसके बाद जिस राज्य में बदलाव किया जाना है वहां से फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक लेने में स्टेट इंचार्ज का अहम रोल होता है। फीडबैक लेने के बाद इंडिविजुअल नेता को बुलाकर उसे विश्वास में लिया जाता है। कोई डिसीजन क्यों लिया जा रहा है यह बताया जाता है। पार्टी को उस नेता की जरूरत कहां है यह भी समझाया जाता है। इस तरह कंप्लीट होमवर्क के बाद फैसला एक्सेप्ट करने का चांस 100% तक बढ़ जाता है। मिसाल के लिए सर्बानंद सोनोवाल की जगह जब हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया तो मोदी ने जेपी नड्डा को उनसे बात करने के लिए कहा। इसी तरह कर्नाटक में रेजिम चेंज करने का डिसीजन हुआ तो येदियुरप्पा को विश्वास में लिया गया। बीजेपी लीडर और कैडर बेस्ड पार्टी है। लीडर के बिना कुछ नहीं और कैडर के बिना कुछ नहीं। इसीलिए जब मोदी कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी हो जाती है। आप कांग्रेस को देखिए, अशोक गहलोत ने एक बार नहीं बल्कि बार बार संकेत दिए, बार बार ये कहा कि मुझे राजस्थान में ही रहना है, लेकिन उनके बयानों को किसी ने गौर से नहीं सुना। पहले आ रहा था कि मैं मुख्यमंत्री को छोड़ना नहीं चाहता हूँ जी,
जब तक कोई तय नहीं हो कि मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट में खड़ा होना है जी, तब तक कोई क्या बोलेगा। मैं मेरे साइलेंट रहा, मीडिया चलाता रहा कि भाई ये मुख्यमंत्री पद से जाना नहीं चाहते हैं, यही रहना चाहते हैं। ये मैंने जरूर कहा, अभी भी मैं कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ और फॉर्म भरने के बाद भी कहूँगा कि मैं कई रोकी जी पद पर राजस्थान जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से मैं पैदा हुआ हूँ, माँ की सेवा में जिंदगी भर करता जाऊँगा, अंतिम सांस तक करता जाऊँगा। ये कहने में क्या हर्ज है? उसका लोग अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। डेट तय करें जाकर के। जी। पार्टी ने मुझे पिछले 40 साल 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार AICC का महामंत्री, 3 बार PCC प्रेसिडेंट और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। तो मेरे लिए तो जिंदगी में सब कुछ मेरे को सम्मान भी मिला है, जिम्मेदारी मिली है। अब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस हाईकमान मुझे कहे कुछ भी, वो मुझे करना ही है, करना ही चाहिए। और इसलिए मैंने ये भी कहा, अब मेरे पद में तो नहीं रखता है जी। अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे रहूँ ही नहीं और राहुल गांधी के साथ में यात्रा में निकल जाऊंगा। आह्वान करूँ पब्लिक को, आइए आप लोग मीटिंग में आइए और देश के हालात समझिए, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हम लोग वो मैसेज है पब्लिक को, वो वक्त आ गया हमारे लिए। पर क्योंकि अभी हालात ऐसे पार्टी के हैं, अगर मैं कोने में जा रहा हूँ छोड़ करके, लोग कहेंगे साहब क्योंकि पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है इसलिए छोड़ के जा रहे हो। इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो जी, ये मैंने कहा। अब अशोक गहलोत का सोनिया गांधी को फोन करना, जयपुर से 5-6 विधायकों का हाईकमान पर विश्वास जताने का वीडियो आ जाना, पवन बंसल का 2 नॉमिनेशन फॉर्म लेना और मधुसूदन मिस्त्री का सोनिया गांधी से मिलकर इलेक्टोरल रोल हैंडओवर करना, कांग्रेस में यह पूर्ण विराम नहीं, बस युद्ध विराम है। राजस्थान का सवाल अब पीछे हो गया है। पहला सवाल अध्यक्ष पद का है, कौन बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष? कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री सोनिया गांधी से मिले। हमने उनको ब्रीफ किया है अभी तक का जो काम हुआ है उसके बारे के अंदर, और वोटर लिस्ट भी उनको हैंड ओवर किया देखने के लिए, स्टेट वाइड जो है डेलीगेट्स की संख्या कितनी है वो भी हमने उनको दिए, आईडी कार्ड भी दिया उनको। कांग्रेस अध्यक्ष चुनने वाले पीसीसी डेलीगेट्स कैसे बनाए गए हैं, इसकी मिसाल देख लीजिए। राहुल गांधी 2019 में अमेठी छोड़कर केरल के वायनाड चले गए, लेकिन 2022 में भी उनको यूपी पीसीसी का डेलीगेट बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए हां करने वाला सिर्फ एक नाम है, ना करने वालों की पूरी फौज है। अशोक गहलोत को आज पर्चा भरना था, गहलोत जयपुर से दिल्ली आए ही नहीं। 2 लोग लेके गए, एक शशि थरूर जी लेके गए और पवन बंसल जी ने मंगाए थे 2 फॉर्म, तो उनको दिए। जिस तरीके से बात चल रही थी कि अशोक गहलोत सोमवार को अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं, तो उसके आगे कुछ अपडेट है सर? नहीं, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है और नहीं किसी ने हमसे संपर्क किया है जी। तो अशोक गहलोत जी नॉमिनेशन करेंगे? मैं नहीं जानता। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कमलनाथ के नाम की चर्चा उड़ी तो उन्होंने ना कह दिया। अंबिका सोनी की चर्चा उड़ी तो उन्होंने भी ना कर दिया। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने आज अध्यक्ष चुनाव का पर्चा लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप पर्चा भरेंगे तो उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। मेरे तो ख्यालों ख्वाब में भी ये बात नहीं है। मैंने फॉर्म सिर्फ इस कारण लिए थे कि पिछली बार चंडीगढ़ के सदस्यों का एक फॉर्म रद्द हो गया था। इस बार मैं चंडीगढ़ कल जा रहा था, मैंने सोचा कि दिन बीच में कम रह रहे हैं, मैं जाके वहाँ ऐसी पिछली बार जैसी बात ना हो, जाके अपने प्रेसिडेंट को वहाँ ये फॉर्म दे दूँ। वो सीरियल नंबर्स वगैरह से ठीक 10-10 के नाम 2 फॉर्म्स में भर के जो जो वहाँ मौके पे होंगे उनसे लेके तैयार रखेंगे। जब हम लोग बात इसकी आपस में करेंगे तो वो फॉर्म लेके यहाँ आ सकते हैं। फिर हम उसका अपने किसी भी कैंडिडेट का जो हमें ठीक जिस हिसाब से लगे, जिनके लिए हम नामांकन पत्र भरना चाहते हैं, उनका नाम भर के वो हम भेज देंगे, वहाँ जमा करवा देंगे। सभी को आने की ज़रूरत नहीं, वहाँ के अध्यक्ष आ जाएंगे, मैं होऊंगा, एक पे मेरे हस्ताक्षर होंगे, एक पे उनके हस्ताक्षर होंगे, नीचे 9 और लोगों के होंगे, तो हम वो यहाँ सबमिट कर देंगे। कांग्रेस कहती है कि उसके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी में तो सिलेक्शन होता है। असल में कांग्रेस सिलेक्शन ही कर रही है। जो भी अध्यक्ष होगा वो इलेक्टेड नहीं बल्कि 10 जनपद से सिलेक्टेड ही होगा।
दिक्कत सिलेक्शन में नहीं है, दिक्कत सिलेक्शन प्रोसेस में है। मुख्यमंत्री का सिलेक्शन एमएलए करते हैं, डिसीजन पार्टी हाईकमांड डिक्लेयर करता है। हर पार्टी में यही होता है। राजस्थान में इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन को थोपने की कोशिश की गई है तो बगावत हो गई। गहलोत फोन लाइन पर हैं, सचिन पायलट दिल्ली दरबार की कतार में हैं। अब दोनों का एक पार्टी में रहना तो पॉसिबल नहीं है। पायलट रहे तो गहलोत जाएंगे, अगर गहलोत रह गए तो वो पायलट को रहने नहीं देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।